और मैं समझता हूँ चंद्रशेखर आज़ाद सिर्फ दलितों का ही नहीं, जहाँ भी जुल्म होता है वहाँ वो जाता है। उसके इस क्रियाकलाप के लिए, उनके इस क्रियाकलाप के लिए मैं सैल्यूट करता हूँ। और इस देश को, प्रदेश को ऐसे एक्टिव नेता की आवश्यकता है। मैं ब्राह्मण हूँ, कलावा भी शुक्ला है, कलावा भी पहनता हूँ, लेकिन जुल्म के खिलाफ अगर आवाज उठाने की बात भी होगी तो मैं खड़ा मिलूंगा। जाति कोई मायने नहीं रखता। मैं उस कुल से हूँ जिस कुल में रावण महापंडित था ना, लेकिन फिर भी आज हम रावण का विरोध करते हैं क्योंकि रावण ने गलत किया था, इसलिए मैं रावण का विरोध करता हूँ। बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना, असैया भइल कोतवाल तो डर काहे का। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। राजस्थान की धरती पर मजलिस का परचम लहराएगा। भारतीय जनता पार्टी के शासन में भी बेस्ट सांसद का अवार्ड अगर कोई प्राप्त करता है तो वो नेता हमारा और आपका बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब होता है। वो मीटिंग गरीब और दलित का भला कैसे हो उसको लेकर के नहीं था, वो मीटिंग था कि हम ईडी से कैसे बचें। लालू जी का मैं सम्मान इसलिए करता हूं क्योंकि लालू जी कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ने का काम किया और जहां तक हो सका उन्होंने उसे जमीन पे लाने का काम किया। जिनके अंदर ललक है कि मैं शहाबुद्दीन की तरह लोगों की मदद करूं, जिनके अंदर ललक है, सीमांचल में जब तस्लीमुद्दीन साहब की हुंकार होती थी तो सीमांचल की जनता के चेहरे पर मुस्कान आ जाया करता था। किसी की ताकत नहीं थी सीवान की धरती पे कि कोई किसी के साथ जुल्म कर दे। तो ऐसे ललक वाले लोग मजलिस का दामन थामे। सबसे पहले राजस्थान की बात कर ली जाए। राजस्थान में आपके नेता हुंकार भर चुके हैं। वहां पर जमील साहब को उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है। बहुत बहुत बधाई आपके माध्यम से मैं जमील खान साहब को देना चाहूँगा। और जिस उम्मीद और विश्वास के साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक जर्नलिस्ट पे अपना विश्वास जताया है, और मैं समझता हूँ कि एक जर्नलिस्ट जितने बारीकी से ज़मीनी स्तर से लोगों के दर्द को समझ पाता है उतना हम भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आप घर घर घूमते हो, आप हर अधिकारी के नस को जानते हो, हर नेता का क्रियाकलाप क्या है उसे आप बारीकी से पहचानते हो। तो जमील साहब, आपसे अपील और आपसे उम्मीद भी है कि राजस्थान की धरती पर मजलिस का परचम लहराएगा, और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप जयपुर से विधायक बन करके आम जनों की आवाज़ मजबूती के साथ उठाने का काम करें। ओवैसी साहब पर लोग क्यों भरोसा जताएं? भरोसा क्यों न जताएं? मैं ये कहता हूँ आखिर ओवैसी साहब पे भरोसा क्यों न जताया जाए? एक नेता में क्या गुण होना चाहिए? पढ़ा लिखा, इंटेलेक्चुअल। नेता में गुण क्या होना चाहिए? ईमानदार। नेता में गुण क्या होना चाहिए? काम करने वाला। तो ये सारे गुणों से भरा पड़ा आज आप देखो कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में भी बेस्ट सांसद का अवार्ड अगर कोई प्राप्त करता है तो वो नेता हमारा और आपका बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब होता है। तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नेतृत्व में जितने भी कार्यकर्ता हैं वो पूरी ईमानदारी और शिद्दत से जनता की सेवा करना चाहता है। इसलिए मैं अपील करता हूं कि जहां भी आपको पतंग का बटन नजर आए उस बटन को दबा देना। आप समझो कि आप एक अच्छे नेतृत्व को ताकत देने का काम कर रहे हो। 24 के चुनाव को लेकर तमाम विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं। बिहार में भी किस तरह से जो है वहां पर मीटिंग हुई, आपको नहीं बुलाया गया, आप वहां पर किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? वो मीटिंग बिहार की आम आवाम के दर्द के लिए नहीं था। वो मीटिंग गरीब और दलित का भला कैसे हो उसको लेकर के नहीं था। वो मीटिंग था कि हम ईडी से कैसे बचें। वो मीटिंग था कि हम जो भ्रष्टाचार कर रखे हैं भैया, इसलिए सब मिलके एकत्रित हो जाओ और जंग लड़ो। और उस भ्रष्टाचार की मशीन में मेरा बैरिस्टर साहब तो फिट बैठ नहीं सकते, क्योंकि बैरिस्टर साहब अगर उस मीटिंग में होंगे तो वो सवाल करेंगे, वो पूछेंगे नीतीश कुमार से कि आप आज कैसे सेकुलर हो गए नीतीश जी। सवाल उठता है ना। इनसे भी पूछा जाएगा, केजरीवाल जी से भी पूछा जाएगा कि जिस दिन दिल्ली जल रही थी उस दिन आप कहाँ थे केजरीवाल जी। तो बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिससे विपक्षी पार्टियां घबराती है और नहीं चाहता कि एक सच्चा नेता मंच पे आ जाए। लेकिन भैया आज नहीं तो कल जनता हमें स्वीकार कर रही है और तुम्हारा सुपड़ा साफ होगा। अगर वाकई तुम्हारे अंदर नियत है
हिंदुस्तान के आवाम को राहत दिलाने के लिए नियत है कि महंगाई और बेरोजगारी भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए तुम गठबंधन करना चाहते हो, तो मैं समझता हूं बगैर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ लिए भारतीय जनता पार्टी को हराने का सपना देखना मुंगेरी लाल का सपना होगा। अच्छा, लेकिन बिहार में लोग कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी को शहाबुद्दीन जैसे बड़े लीडर, तस्लीमुद्दीन जैसे बड़े लीडर की आवश्यकता है। क्या ओसामा साहब को साथ लाएंगे? नहीं है। हाँ? ओसामा साहब को खुला दावत है। हाँ? और ओसामा साहब के साथ साथ उन तमाम नेताओं को मैं दावत देना चाहता हूं जो वाकई अपने स्वार्थ के लिए वो राजनीति न करते हों, वो समाज के लिए, अपने कौम के लिए, अपने बिहार के उत्थान के लिए, जो आज बिहार शब्द आते ही लोग हे दृष्टि से देखने का कार्य करते हैं, अगर उसको दूर करना चाहते हैं वो नेता सिर्फ कुर्ता पजामा पहन करके ब्लॉक में अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए जो राजनीति कर रहे हैं, वो कौम का भला नहीं कर सकता, समाज का भला नहीं कर सकता, बिहार प्रदेश का भला नहीं कर सकता। इसलिए जिसके दिल में ललक है कि अपने समाज का हम उत्थान करेंगे, तो आओ स्वागत है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन परिवार में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की छत्र छाया में पूरे हिंदुस्तान में परचम लहरा दो और मजलूमों के चेहरे पे मुस्कान ला दो। ऐसे कौन से लीडर होंगे मुस्लिमों को जिनको आप बुलाना चाह रहे हैं, दावत दे रहे हैं? इससे पहले भी आपने दिया है। बिहार वीरों से खाली नहीं रहा है। बिहार की धरती एक से एक, अब्दुल गफूर साहब जैसे मुख्यमंत्री भी बिहार ने दिया है, जगन्नाथ मिश्रा जैसे मुख्यमंत्री आए हैं, श्री बाबू जैसे मुख्यमंत्री आए हैं। लालू जी का मैं सम्मान इसलिए करता हूं क्योंकि लालू जी कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ने का काम किया और जहां तक हो सका उन्होंने उसे जमीन पे लाने का काम किया। लेकिन आज लालू जी की भी स्थिति धृतराष्ट्र की तरह हो गया है। जैसे महाभारत काल में उसे धृतराष्ट्र को पता था कि उसका बेटा दुर्योधन सत्ता के काबिल नहीं है, और धृतराष्ट्र को, युधिष्ठिर को वनवास और अपने बेटे को सत्ता दे करके पूरे हस्तिनापुर का विनाश करने का काम किया। वही हालात आज बिहार की है। तो लालू जी को तो मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लालू जी का बेटा है तो वो सीएम हो। और अब्दुल वारिस सिद्दीकी जिसने अपने खून पसीने से राष्ट्रीय जनता दल को सींच करके इस मुकाम तक लाया, जब पार्टी विपक्ष में होगी तो विपक्ष का नेता होगा अब्दुल वारिस सिद्दीकी, जब पार्टी संघर्ष कर रही होगी तो प्रदेश का अध्यक्ष होगा अब्दुल वारिस सिद्दीकी, और कम से कम सीनियर सिटीजन का भी ख्याल तो रखा जाए। तो अब्दुल वारिस सिद्दीकी साहब, आपका मैं बड़ा सम्मान करता हूं। आप में पूरा लोकतंत्र भी मैं देखता हूं। इनकी शादी जो है जयप्रकाश बाबू की बेटी से हो रखा है, तो पूरा हिंदुस्तान बसता है इनके घरों में। तो मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि तैयार कैसे करेंगे शहाबुद्दीन और तस्लीमुद्दीन जैसे लीडर को? नहीं, देखिए तैयार तो खुद होते हैं जिनके अंदर ललक है कि मैं शहाबुद्दीन की तरह लोगों की मदद करूं, जिनके अंदर ललक है। सीमांचल में जब तस्लीमुद्दीन साहब की हुंकार होती थी तो सीमांचल की जनता के चेहरे पे मुस्कान आ जाया करता था। किसी की ताकत नहीं थी सीवान की धरती पे कि कोई किसी के साथ जुल्म कर दे। तो ऐसे ललक वाले लोग मजलिस का दामन थामे, बार बार उनको हम निमंत्रण देने का काम करते हैं। लेकिन उनके बेटा छोड़ के चले जाते हैं आपको? नहीं, देखिए अब तक ना वो आए हैं मेरे पास, ना उन्होंने हमें छोड़ा है, ना उन्होंने हमें छोड़ा है। नहीं, जो छोटे बेटे थे जो आपके टिकट से जीते वो शहनवाज, देखिए वो जाना, मैंने क्या कहा, बाप धृतराष्ट्र हो जाए और बाप अगर बेहतर है तो जरूरी नहीं कि बेटा जो है बहुत बढ़िया होगा। धोखा तो दिया ना, दर्द तो है। देखिए धोखा उन्होंने हमें नहीं दिया, हमारी पार्टी को नहीं दिया है, धोखा उन्होंने समाज को दिया है। उस सीमांचल की जनता को धोखा देने का काम किया है, जिसका जवाब इस लोकतंत्र में जनता देती है। और 2025 में जब चुनाव होगा तो वहाँ की जनता, 27 में चुनाव है, 2027 में जब चुनाव होगा तो जनता करारा जवाब देने का काम करेगी। इस बहस को थोड़ा आगे लिए चलते हैं। मध्य प्रदेश से एक वीडियो सामने आई, वहाँ पर किस तरह से देख रहे हैं, मानवता को शर्मसार करने वाली खबरें आई। देखिए, इसकी जितनी भी निंदा की जाए, और निंदा करने मात्र से ही उसकी भरपाई नहीं हो सकती। क्या जिस पे पेशाब किया जा रहा था वो पशु था या पेशाब करने वाला पशु था? मैं ब्राह्मण हूं, कलावा वो भी शुक्ला है, कलावा भी पहनता हूं, लेकिन
जुल्म के खिलाफ अगर आवाज़ उठाने की बात भी होगी तो मैं खड़ा मिलूंगा। जाति कोई मायने नहीं रखता। मैं उस कुल से हूँ जिस कुल में रावण महापंडित था ना, लेकिन फिर भी आज हम रावण का विरोध करते हैं क्योंकि रावण ने गलत किया था, इसलिए मैं रावण का विरोध करता हूँ। और शुक्ला ने पूरे समाज को शर्मसार करने का काम किया है और मैं धन्यवाद भी देता हूँ कि शिवराज सिंह चौहान जी ने विपक्षियों की आवाज़ को स्वीकारा और उसके घर पे बुलडोजर चला, एनएसए लगा। इससे भी बड़ा कोई सख्त कानून हो सकता है, कार्रवाई हो सकती है, तो ऐसे लोगों पे होनी चाहिए। हिंदुस्तान के संविधान में बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान ने किसी को ये इजाज़त नहीं दिया है कि आप छोटे और बड़े के आधार पे आप उसे अपमानित करें। लेकिन वो तो मजदूरी मांगने गए थे, अब आदिवासी समाज के लोगों को ऐसे करेंगे कैसे होगा? एक तरफ राष्ट्रपति आदिवासी होती है, आप वहाँ इज्जत देते हैं, उनकी पार्टी इज्जत देती है, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह से घटना आती है। बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना, असैया भइल कोतवाल तो डर काहे का। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। वो कहते तो हैं, दलितों की बात तो करते हैं, अल्पसंख्यकों की बात तो करते हैं, लेकिन भला जो है वो ताकतवर का ही कर पाते हैं, कमजोरों का नहीं कर पाते। अगर आज शिवराज सिंह चौहान जी का बुलडोजर चला है तो वो विपक्षियों के दबाव में चला है। अगर उसी जगह कोई मुस्लिम युवक होता और इस घटना को अंजाम दे दिया होता तो आज जितनी भी गोदी मीडिया है सारा दिन वही चलता, ये देखो क्या सोच है, क्या कट्टरता है। अब इसको कौन सा सोच का नाम दे दे, कौन सा जिहाद का नाम दे दे, ये उस गोदी मीडिया से भी सवाल मैं करता हूँ। जिस तरह से गोलियां चलाई गई, असदुद्दीन ओवैसी साहब पर भी गोलियां चलाई गई, अभी हाल में चंद्रशेखर रावण पर गोलियां चलाई गई, आपके नेता ने भी आवाज़ उठाई और आजम खान जैसे बड़े लोगों ने उनसे जाके मिला कि हालचाल भी जाना। किस तरह से देख रहे हैं? क्या देखिए, सवाल उठता है गृह मंत्री जी के उस दूरबीन पे। हाँ। सवाल जो उठता है अपने गृह मंत्री जी के दूरबीन पे कि दूरबीन लगा के भी उनको अपराधी नजर नहीं आता है। और उनके रहते हुए जब वो दूरबीन से देख रहे थे तब तो थार गाड़ी से किसान को कुचल दिया जाता है। जब वो दूरबीन से देख रहे होते हैं तो हिंदुस्तान के सबसे पॉपुलर और ईमानदार नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पे जानलेवा हमला होता है और योगी बाबा का बुलडोजर दहाड़ रहा होता है। और इधर एक दलित का नेता जो दलितों की आवाज़ बनने का प्रयास कर रहा है, कोशिश कर रहा है। और मैं समझता हूँ चंद्रशेखर आज़ाद सिर्फ दलितों का ही नहीं, जहाँ भी जुल्म होता है वहाँ वो जाता है। उसके इस क्रियाकलाप के लिए, उनके इस क्रियाकलाप के लिए मैं सैल्यूट करता हूँ। और इस देश को, प्रदेश को ऐसे एक्टिव नेता की आवश्यकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, उनके गुंडे, उनके पोषित गुंडे नहीं चाहते कि कोई कमज़ोरों की आवाज़ उठाने वाला हो, उसकी आवाज़ को ही बंद करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके सो जगवैरी होए।